नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स को पाने के लिए प्लीज करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ लाश का रहस्य नॉवल का पार्ट 3। इसके बाकी के 2 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं लाश का रहस्य नॉवल का पार्ट 3। मन ही मन गोपाली को खेद हुआ। सचमुच कारण ही तो उन्होंने उसे कष्ट पहुंचाया था। वो बढ़े और उसकी बाहें थामते हुए बोले, जो हुआ उसका मुझे अफसोस है। बेकार का दिखावा मत कीजिए, चलिए चलो। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं करोगी। मैं एक बार फिर अपनी गारंटी दोहराता हूँ, शोभालाल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंदु की आंखें फिर भर आई। उसने फिर साड़ी के छोर से आंखें पोंछी। अजीब थी वो स्त्री भी। गोपाली के व्यवहार से ऐसे रुष्ट हुई थी मानो पुरानी दुश्मनी हो। उसने अपना दायित्व समझकर शोभालाल के फ्लैट में ताला लगाया। वो गोपाली के साथ बाहर सड़क पर आ गई। संयोग से तुरंत ही टैक्सी कार मिल गई। कार में गोपाली ने टोका, क्या सचमुच बहुत नाराज हो? नाराज तो हूँ, परंतु आपसे नहीं, अपनी किस्मत से नाराज हूँ। कमबख्त किस्मत ने तो किसी की होकर नहीं रहने दिया। रास्ता जो गलत पकड़ा है। तुमने जिस रास्ते पर अपनी जीवन यात्रा आरंभ की है, उस राह में मरुस्थल है और केवल मृग तृष्णा को और भी बढ़ाने वाला छलावा सरोवर। मैं तुम्हें इस राह से हटाकर सीधी राह पर लाऊंगा। हाथ मिलाओ। परंतु हाथ बढ़ाने की बजाय वो फिर अपनी बहती आंखों को पोंछने लगी। फिजूल की बात है, आंसू किसी मर्ज की दवा नहीं होते मेरी जान। तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम्हें सिकंदर जैसे बादशाह की दोस्ती मिली है। अब दोनों मिलकर सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ढूंढेंगे। मुर्गी तुम पालना, अंडों का मालिक मैं रहूंगा। इंदु के मन का खेद ज्यों का त्यों ही बना रहा। गोपाली ने टैक्सी ड्राइवर को संबोधित किया, खलीफा जरा तेज चलो ना, कल्याण में मेरी अम्मा सख्त बीमार है। टैक्सी कार जब कल्याण पहुंची तो रात आधी से अधिक बीत चुकी थी। सड़कें सुनसान थी। एक पार्क के निकट इंदु ने टैक्सी रुकवाई। सामने हाईवे ट्रेडिंग कंपनी का गोदाम है ना, वहीं चलना है, वो बोली। गोपाली ने टैक्सी कार का बिल चुकाते हुए ड्राइवर से कहा कि अगर संभव हो तो वो 15 मिनट प्रतीक्षा करे। पार्क पार करके गोपाली ने पूछा, गणपत गोदाम में रहता है? गोदाम के पीछे सर्वेंट क्वार्टर है। गणपत आजकल गोदाम का चौकीदार बना हुआ है। ओह सुनो इंदु रानी, मैं सोचता हूँ मेरे साथ तुम्हें यहाँ देखकर सचमुच शोभालाल तुम पर कृपित होगा। तुम्हें क्या चिंता है? मेरे माँ बाप भूखे मरेंगे और मैं शोभालाल के इशारे भर पर गिरफ्तार होकर जेल काटूंगी। रुक क्यों गए? चलो ना। न नहीं, तुम्हारा धन्यवाद। मुड़कर देखते हुए गोपाली बोले, टैक्सी खड़ी है। वास्तव में मैंने उसे तुम्हारे कारण ही रोका था। तुम लौट जाओ माय डियर रानी। शोभालाल पूछे तो कह देना भाग गया था, मैं क्या करूं? वैसे मुझे उम्मीद है कि वो तुमसे नहीं पूछेगा। उसे बैंगन का भुर्ता बनाकर ही छोड़ूंगा मैं। ये सुझाव सुनकर हतप्रभ सी रह गई। विश्वास न कर सकी इस अजनबी के कथन पर, परंतु गोपाली ने निसंकोच उसकी बाँह पकड़ी और वापस चलते हुए कहा, नाम का सिकंदर हूँ, याद रखना। मुक्त भाव से वो बोली, अजीब हो तुम। बहुत से पुरुष देखे लेकिन तुम सबसे निराले हो। खुश हो ना? ना, खुश नहीं हूँ। शरारत भरे अंदाज में वो बोली, बहुत बेरहम हो। मेरा गला अभी तक दुख रहा है। जब जरूरत होगी माफ़ी मांग लूँगा। ज़रूरत कब होगी? जब तुम इंदु रानी नहीं, रात की रानी होगी। जब मैं सिकंदर नहीं, राजा इंद्र हूँगा। रूठी सी इंदु ने कहा, राम करे ऐसी रात कभी ना आए। राम जानता है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई गैर इंसाफी नहीं की है। मैं क्या करता? ये राम का बनाया ही तो कानून है कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। अब गुस्सा थूक दो और हाथ मिलाओ। और इंदु को गोपाली से रूठना बहुत ही भला लगा। उसने झटके से अपनी बाँह छुड़ा ली और मिलाने के लिए हाथ बढ़ाने की बजाय उनसे दूर दूर चलने लगी। लो खलीफा, अब मेम साहब को जहां से लाए थे वहीं छोड़ देना। बैठो रानी साहिबा। ड्राइवर के निकट पहुंचकर गोपाली ने कहा। ड्राइवर सोच रहा था कि शेष रात कल्याण में ही बितानी होगी। वापसी की सवारी पाकर वो इतना खुश हुआ कि बाकायदा गोपाली को सलाम किया। सुनो, इंदु कार की ओर बढ़ रही थी कि गोपाली ने टोका। इंदु ठिठकी। गोपाली ने निकट पहुंचकर जेब से पर्स निकालते हुए कहा, जुर्माना तो वसूल कर लो। कैसा जुर्माना? इंदु ने पूछा। गिनकर नोट इंदु की ओर बढ़ाते हुए वो बोले, यह है टैक्सी का बिल। परंतु इंदु ने हाथ नहीं बढ़ाया। बोली, भिखारी नहीं हूँ। जानता हूँ बहुत भारी लखपति हो। जबरन इंदु की हथेली पर नोट रखकर गोपाली बोले,
लेकिन सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि अपना पर्स साथ नहीं लाई हो। अगर ना नुकर की तो अब की बार सचमुच गला घोंट दूंगा। और हाँ, 1 रुपया बिल से ज़्यादा है। मुझे नहीं चाहिए। पर्स यहाँ नहीं है तो घर पर तो है। देर मत करो। अगर पूछना है तो ये पूछो कि 1 रुपया क्यों फालतू है। क्यों? 1 रुपया बुकिंग का पेशगी है, एडवांस बुकिंग का। चलो बैठो। सच्चाई ये थी कि ढलती उम्र के गोपाली ने अपने व्यवहार से सचमुच उसे प्रभावित किया था। जब गोपाली ने उससे जबरन ठेल कर कार में बैठाया तो वह पुलकित सी हो उठी। लगा जैसे बहुत पुराना दोस्ताना हो, मानो तनिक से संकेत के बहुत से अर्थ हो। कार के चलते चलते इंदु ने अपनी सुडोल कलाई खिड़की से बाहर निकाली और अर्थपूर्ण ढंग से गोपाली का हाथ थाम कर कहा, बुरा मत मानना। नाम का सिकंदर हूँ, बुरा तो जूते खाकर भी नहीं मानूंगा। नमस्ते। इंदु विदा हो गई। अब कुछ कार्यविधि संबंधित प्रश्न उठे। हो सकता है कि इंदु ने गोदाम में गणपत के होने की बात झूठ कही हो सकता है कि इंदु की बात सच हो और आज की रात गणपत वहां हो ही नहीं। क्या पुलिस को सूचित करना उचित होगा? नहीं। गोपाली ने मन को संतोष दिया। एक रात में जितना काम होना चाहिए था वो उतना कर चुके थे। सागर चंदना से ही गणपति मिल जाए तो पुलिस का बहुत भला हो। परंतु मन को यह संतोष देने के बावजूद उन्होंने इस विचार के अनुकूल अपनी कार्यनीति नहीं बनाई। उनका उद्देश्य सागरचंद की तलाश था, इसलिए उनके कदम पार्क के छोर पर बने टेलीफोन बूथ की ओर नहीं बढ़े। कुछ क्षण के लिए वो पार्क के बीचों बीच रुककर सिगरेट सुलगाई और फिर उसी गोदाम की ओर बढ़ गए। मुख्य गोदाम पर बहुत बड़ा हॉल था जो लगभग 10 फीट ऊंची 4 दीवारी से घिरा था। 4 दीवारी के दरवाजे की ओर गोपाली गए ही नहीं। एक स्थान पर उन्होंने दौड़कर सर्कस के सधे हुए खिलाड़ी की भांति उछाल मारी और दीवार के ऊपर पहुंचने में सफल हो गए। फिर जो कूदे तो वो 4 दीवारी के अंदर थे। अंदर पहुंचने के बाद उन्होंने 4 दीवारी के दरवाजे की ओर दृष्टिपात किया। दरवाजा बंद था और वहां कोई चौकीदार न था। निसंकोच गोपाली आगे बढ़े और जब सर्वेंट क्वार्टर्स दिखाई पड़े तो उन्हें इंदु के कथन पर विश्वास सा हो गया। एक सर्वेंट क्वार्टर में बिजली का उजाला था। किसी भी परिस्थिति से जूझने के लिए उन्होंने पिस्तौल हाथ में ले ली और एक अंधेरे स्थान पर खड़े होकर चीखे, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इधर, इधर। वो और आगे बढ़े और ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां से स्वयं अंधेरे में रहकर भी क्वार्टर से निकलने वाले व्यक्ति को देख सकते हो। वो फिर चीखे, पुलिस, पुलिस, दौड़ो। शायद कहीं आसपास में कोई गश्ती पुलिसमैन होगा। वातावरण में उसकी सीटी गूंजी। तभी यकायक क्वार्टर की लाइट बुझ गई। गोपाली आश्वस्त हुए। कुछ क्षण बीते। 2 सहमति सी सतर्क सी मानव आकृति क्वार्टर से निकली और उसी ओर बढ़ी जिधर गोपाली खड़े थे। मौन आती मानव आकृतियों को गोपाली ने पहचाना। एक था शोभालाल। बेशक शोभालाल चाल से पहचाना गया और चाल से ही पहचाना गया गणपत, एक टांग से तनिक लंगड़ाता हुआ। अब की बार कहीं निकट ही पुलिसमैन की विसिल सुनाई पड़ी। सतर्कता से वो दोनों आगे बढ़ते गए। उनके पीछे शिकारी की भांति गोपाली भी बढ़े। एक स्थान पर 4 दीवारी थोड़ी सी टूटी हुई थी। वहीं से दोनों उस पार सड़क की ओर कूदे, पीछे पीछे गोपाली भी। इसके बाद लगभग आधे घंटे तक उबा देने वाला व्यापार चला। आगे आगे वो दोनों और पीछे पीछे गोपाली। एक चौराहे पर वो दोनों रुके। आपस में कुछ बातें हुई और दोनों अलग अलग राह पर चलने लगे। ऐसा तो उन दोनों को गुमान भी न था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। शोभालाल रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क की ओर बढ़ा, परंतु गोपाली ने उसका पीछा करना उचित नहीं समझा। वो उस लंगड़ा कर जाने वाले व्यक्ति के पीछे ही बढ़े जो निरंतर बस्ती से बाहर की ओर बढ़ रहा था। ये रात का अंतिम पहर था। वहां जहां अंतिम म्यूनिसिपल लाइट थी, गोपाली फुर्ती से किंतु दबे पांव आगे बढ़े और यकायक उस व्यक्ति को चौंका दिया। चकित रह गया लंगड़ा कर चलने वाला व्यक्ति। उसने देखा कि खुदाई कहर की भांति कोई व्यक्ति पिस्तौल लिए आया और चेतावनी दी, खबरदार। परंतु वो व्यक्ति भी कुछ कम न था। पिस्तौल की नली के सामने उसने गजब की फुर्ती से चाकू निकालकर खोलने का दुस्साहस किया। इतनी फुर्ती से कि अगर गोपाली तुरंत ही फायर न कर देते तो शायद उसने उनके शरीर में चाकू भोंक दिया होता। परंतु रात के नीरव वातावरण को गूंजती हुई पिस्तौल चली और चाकू वाली कलाई को छेदती हुई गोली पार निकल गई। उस व्यक्ति के हाथ से चाकू गिर पड़ा। कलाई थामकर वो बैठ ही तो गया। कमबख्त, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? कौन है तू? पीड़ा को पीते हुए गणपत ने कहा। तुर्की बतुर्की जवाब दिया गोपाली ने। पहचान ले बेटा, मैं तेरा बाप हूँ। दलील खूब दी है, यानी कि तू मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं रहा था। उन्होंने उसका चाकू उठाकर उसे दिखाया। पूरे 8 इंच का फाल। अगर ये चाकू मेरे पेट में पहुंच गया होता तो बेटा हम भी तड़प कर गाना गाते। हाय जालिम, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? चाकू क्यों मेरे पेट में मारा? समझ, जो लगता है उसे तीर कहते हैं और जो नहीं लगता है वो तुक्का। लेकिन फिक्र की क्या बात है, बैलेंस बराबर हो गया। एक टांग लगड़ी और एक हाथ टुंडा। उठ खड़ा हो, तेरी मरहम पट्टी कर दूं।
मात खा ही गया गणपत। अलबत्ता वो कुछ कम पानीदार नहीं था। काला अपनों सी रंग, उमेठी हुई मूछें, ऐसे कि बच्चे देखे तो डरे। बदन कसरती, ऐसा था गणपत जो निरंतर पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। अपना रुमाल निकालकर गोपाली ने गणपत की जख्मी कलाई पर लपेट दिया, उसे उठाया और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खींचते हुए लेकर चल पड़े। कई सौ कदम तक गणपत उनके साथ चला, फिर यकायक रुक कर बोला, आखिर तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? कौन हो तुम? फिलहाल मैं तुम्हें किसी बढ़िया डॉक्टर के पास ले जाना चाहता हूँ। वैसे समझ लो कि मैं यमराज हूँ। फांसी का फंदा तुम्हारे लिए कानून ने तैयार कर रखा है और थाने तक मैं तुम्हें पहुँचा दूंगा। थाने का नाम सुनकर घायल गणपत की त्योरियों में बल पड़ गए। कमाल का मनोबल प्रदर्शित किया उसने। उल्टे हाथ से ही उसने गोपाली के घूंसा जमाया तो एक बार की सचमुच गोपाली डगमग गए। घूंसा उनकी छाती पर पड़ा था। गोपाली गिरते गिरते किसी प्रकार संभले। तुरंत ही दूसरा घूंसा उनकी पीठ पर पड़ा, परंतु तब तक गोपाली संभल चुके थे। गोपाली को एक हाथ के गणपत से भी कई मिनट जूझना पड़ा, परंतु अंत में गणपत कमजोर पड़ गया। अलबत्ता ये प्रमाणित हो गया कि अगर गणपत के दोनों हाथ काम करते तो शायद अकेले गोपाली न संभाल पाते। परंतु जब गोपाली हावी हुए तो लगे हाथ उन्होंने गणपत की अच्छी खासी मरम्मत भी कर दी, तभी छोड़ा जबकि पिटते हुए गणपत में प्रतिशोध की शक्ति ही नहीं रही। मैं सोचता था कि तेरी मरहम पट्टी कराकर तुझसे कुछ मतलब की बातें करूंगा, लेकिन तू सांप था और सांप ही रहा। चल बेटा, अब मैं तुझे सीधा सपेरे के पास ले जाकर पिटारी में बंद कराए देता हूँ। पिटते पिटते अब गणपत बदहवासा हो गया था। वो उखड़ी उखड़ी सांसें ले रहा था। गोपाली का उल्हाना सुनकर भी कुछ न बोला। उसी प्रकार गणपत की कमर में हाथ डालकर गोपाली उसे एक प्रकार से ढोते हुए लेकर चल पड़े। कल्याण इलाके से गोपाली भली प्रकार परिचित न थे, अतएव राह में 2 गश्ती पुलिस वालों से पुलिस स्टेशन की राह पूछी। जब गश्ती पुलिसमैन दूर निकल गए तब गणपत तनिक रुका। मुझे जरा दम लेने दो भाई, मेहरबानी करके मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो, मुझसे क्या चाहते हो? क्या पुलिस हो? कभी था, अब नहीं हूँ, गोपाली ने उत्तर दिया। तब मुझसे तुम्हें क्या दुश्मनी है? माना कि मैंने चाकू खोला, लेकिन पहल तो तुमने ही की थी, क्यों? मुस्कुराए गोपाली। ऐसे ही, दरअसल मैं तुमसे मोहब्बत बढ़ाना चाहता था। मोहब्बत बढ़ाना मुझे मंजूर है। मेरी रात तुमने मोहब्बत बढ़ाने के चक्कर में खराब की। चलो मेरे साथ और मेहनताने के 500 ले लो। नहीं प्यारे, ये चाट पकौड़ी का धंधा मैं नहीं करता। अच्छा चलो 1000, बात पक्की हुई ना? तुम्हारी जान का मोल बस 1000 ही है गणपत। वैसे रुपए पैसे की बात मुझे करनी भी नहीं है। बहुत आसानी से मैं तुम्हारा पीछा छोड़ सकता हूँ। सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, सागरचंद कहाँ है? सागरचंद? चौंका गणपत। हाँ, सागरचंद। तुम जानते हो कि सागरचंद कहाँ है? जानते हो ना? कुछ क्षण रुक कर गणपत ने उत्तर दिया। हाँ, मैं जानता हूँ। सागरचंद का हाथ मेरे हाथ में दे दो और अपना हाथ छुड़ा लो। सौदा सस्ता है ना? पूर्ववत गंभीरता से गणपत ने उत्तर दिया। बस इतनी सी बात, आओ मेरे साथ। कहाँ? जहाँ सागरचंद है। क्या सागरचंद कल्याण में है? हाँ। क्यों? बिजनेस जो ठहरा। क्या मतलब? मतलब ये कि अपने धंधे का मालिक है सागरचंद। माल था ज़्यादा और उसकी निकासी ज़रूरी थी, इसलिए आजकल वो घर से गायब है। घर आने जाने में पुलिस को शक भी तो हो सकता है। शायद वो अभी तुम्हारे साथ ना जा सके, लेकिन मैं अपनी शर्त पूरी कर दूंगा। चलो उससे मिलाए देता हूँ। गणपत की बात का गोपाली विश्वास नहीं कर सके। यूं ये संदेह उनका भी था कि सागरचंद किसी हद तक तस्कर व्यापार में सम्मिलित हो सकता है, परंतु उन्हें गणपत का दिया हुआ तर्क जचा नहीं। गणपत की बात में झूठ की गंध थी। गणपत, उतावला सा गणपत बोला, चलिए ना, देर किस बात की है? सुनो गणपत, सारी जवानी मैंने तुम जैसे लोगों को घेरने और पकड़ने में ही बिताई है। ये नामुमकिन है कि तुम मुझे ठग सको। अजीब बात है, आप सागरचंद को खोजना चाहते हैं और मैं आपको उससे मिलाने ले चल रहा हूँ। इसमें ठगी क्या है? सोच लो, अगर मैंने तुम्हें गोली मारकर सिर्फ लाश भी पुलिस के हवाले कर दी तो मुझे सजा नहीं, इनाम मिलेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? ये कि मुझे आसानी से धोखा नहीं दे पाओगे। कमाल कर दिया, गोली मारकर मेरा हाथ तोड़ दिया, मार मार कर अधमरा कर दिया। मेरा चाकू तुम्हारी जेब में है और अब भी सोचते हो कि मैं धोखा करूँगा? हाँ, न सिर्फ सोचता हूँ बल्कि सोचता रहूँगा। अब तुम जहाँ चाहो तो चलो। पेशगी ही तुम्हें चेतावनी दे दी है, जरा सी गड़बड़ करने पर खोपड़ी चूर चूर कर दूंगा, समझे? सब कुछ समझ गया हूँ, तो फिर चलो। गोपाली और गणपत दोनों मुड़े। गोपाली कहते चल रहे थे, अब तुम चाहो तो किसी डॉक्टर से अपनी मरहम पट्टी करा सकते हो। दरअसल जितना बड़ा जूता होता है उतनी पॉलिश ज़्यादा लगती है। तुमसे उलझने से पहले ही मैं जानता था कि तुम लातों के देव हो, बातों से नहीं मानोगे। लेकिन अब तो सुलह हो गई,
अब गर्मा गर्मी किस लिए? सड़क पर भोर के चिन्ह प्रकट होने लगे। म्यूनिसिपल कर्मचारी सफाई के काम पर आ डटे थे। एक डॉक्टर के यहाँ गणपत ने पट्टी करा ली। डॉक्टर की राय में चोट खतरनाक नहीं थी। शहर के छोर पर बनी निम्न वर्ग के लोगों की बस्ती की ओर गणपत उन्हें ले गया। सुबह हो चुकी थी। गणपत ने गोपाली से चाय पीने की आज्ञा चाही और जानबूझकर ऐसे रेस्तरां में प्रविष्ट हुआ जो एकदम गंदा और घुटा सा था। गोपाली के सम्मुख ही रेस्तरां के छोकरे से कहा, बेटे जरा निरंजन को बुला कर लाना तो। इतने में गोपाली ने अनिच्छापूर्वक रेस्तरां की चाय का एक प्याला समाप्त किया। नींद से उगता हुआ निरंजन कमाल का कसरती और पहाड़ जैसा व्यक्ति आ पहुंचा। उस व्यक्ति की मुख मुद्रा ही प्रमाणित करती थी कि जरूर 10 नंबरी गुंडा है। अरे क्या चोट लगी उस्ताद? आते ही निरंजन ने पूछा। हाँ यूं ही, कोई खास नहीं। ये मेरे मेहमान हैं निरंजन। बगीचे में मेरे साथ चलोगे? चलो, तुरंत आज्ञा स्वीकार करते हुए निरंजन बोला। गणपत उठते हुए बोला, कोई सवारी ले लो, मैं थका हुआ हूँ। गोपाली शांत रहे। हालांकि वो सोच रहे थे कि गणपत उनके लिए जाल भी बुन सकता है, परंतु उन्होंने निश्चय किया कि जब तक गणपत का इरादा साफ जाहिर नहीं होगा वो चुप रहेंगे। घोड़ा गाड़ी में बैठाकर गणपत उन्हें शहर से बाहर एक ऐसे स्थान में ले गया जहाँ केले के वृक्षों का छोटा सा बगीचा था। बगीचे के अंदर बनी एक झोपड़ी में ले जाकर गणपत ने गोपाली को बैठाया। गणपत का परिचित एक व्यक्ति वहां भी मिला। खूब दैत्य जैसा कसरती शरीर, अलबत्ता अधेड़। गणपत ने उसे मोघू कहकर संबोधित किया। इस समय गोपाली सिर्फ एक बात सोच रहे थे, ये कि क्या अवसर आने पर वो तीनों से निपट सकेंगे। शरीफ मेजबान की तरह गणपत ने न केवल गोपाली को सिगरेट प्रस्तुत की बल्कि शिष्टाचार पूर्वक अपने हाथों से जलाई भी। हाँ तो बड़े भाई, क्या नाम बताया था तुमने अपना? गोपाली। सिगरेट का कश लेते हुए गोपाली बोले। भाई गोपाली, तो तुम सागर चंद से मिलना चाहते हो? मोगू और निरंजन ऐसे खड़े थे जैसे यमदूतों की जोड़ी हो। गोपाली ने गणपत की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक थी, रात जैसी नीरवता नहीं थी। प्रकट में गोपाली लापरवाही से मुस्कुराए। हाँ, मिलना तो चाहता था, लेकिन ये भी जानता हूँ कि यहाँ ना सागर चंद है ना उसकी हवा। फिर भी कहता हूँ जो करो वो सोच समझ कर करना। गणपत भी मुस्कुराया। मेरी नीयत पर शक है? नहीं, तुम्हारी अक्ल पर शक है। मुझे शक है कि कहीं मेरे सामने ही तुम्हारी अक्ल का जनाजा ना निकले। ये कटु बात गोपाली ने मुस्कुराते हुए ऐसे कही जैसे किसी पुराने और बेतकल्लुफ दोस्त से बात कर रहे हों। सुनकर गणपत हंसा, नाराज नहीं हुआ। यकीन रखो, सागरचंद मेरे पास ही है। मैं जानता हूँ सागरचंद कोई नई नवेली दुल्हन नहीं है जो उस पर मन मचले और उसे दिल में बसाने की इच्छा हो। अच्छा ये बताओ कि सागरचंद को ढूंढने का तुम्हें क्या इनाम मिलेगा? नया पैसा भी नहीं। सागरचंद की पत्नी से मेरी जान पहचान है। मैंने उससे वायदा किया है कि मैं सागरचंद को खोज दूंगा। शायद सागरचंद की पत्नी से तुम्हारा दोस्ताना है। एक नज़र मैंने भी उसे देखा है। सचमुच देखने में खूबसूरत है, नमकीन है। जिसके सीने में दिल है वो उसकी आंख का इशारा पाकर जान कुर्बान कर सकता है। यकीनन वो बुढ़ा खुसट उस औरत के लिए रुपया बनाने का कारखाना है। मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूंगा दोस्त, लेकिन कुछ बातें मेरी भी सुन लो। धीरे से सुनना और फिर सोचना। गुस्सा मत होना, इसलिए कि गुस्सा होने से न तुम्हारा काम बनेगा न मेरा। गोपाली ने उलझी जाना बेहतर समझा। दृढ़ स्वर में वो बोले, तुम मुझे सागरचंद से मिलाने लाए थे ना? बेशक, और मिलाऊंगा भी। गणपत ने नकद उत्तर दिया। लेकिन जरा मेरी भी तो सुन लो। ना, लड़ाई झगड़े का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है। माना कि गुंडा बदमाश सभी कुछ हूँ, लेकिन सागरचंद की सोहबत मैंने भी की है और अब सिर्फ व्यापारी हूँ। तो सुनोगे ना मेरी बात? सुनाओ, अनिच्छापूर्वक गोपाली बोले। सुनो, गणपत बोला। सागरचंद से मेरी मुलाकात पिछले 20 साल से है। जब से रियासतें खत्म हुई तब से मेरा उसका साझा व्यापार है। बात आईने की तरह साफ है। फिर भी अगर अंधे ना देख पाएं और बहरे ना सुन पाएं तो मेरा क्या दोष है? एक तरफ रियासतें खत्म हुई और दूसरी तरफ सागरचंद की दौलत में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होती गई। कैसे? हीरे मोती और जवाहरात के खरीदने की तादाद घटी और सागर की दौलत बढ़ी। कैसे? आखिर ये सब तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? गोपाली ने ऊब कर कहा। इसलिए कि मेरे भाई, तुम ये समझ सको कि नागनाथ और सांपनाथ में कोई फर्क नहीं होता। इज्जत वाला, आबरू वाला सागरचंद चूंकि दौलत वाला है, इसलिए अपनी दौलत के बूते पर तस्कर व्यापार में रुपया लगाता है और मुनाफे का 70% लेता है। मैं चूंकि दौलत वाला नहीं हूँ, इसलिए सागरचंद के तस्कर व्यापार का सारा काम संभालता हूँ और सिर्फ मुनाफे का 20% लेता हूँ। 10% उनमें बांटता है जो इस व्यापार के अन्य लोग हैं। यानी कि अपनी दौलत के बूते पर वो घर बैठा सबसे ज़्यादा कमाता है। काम में अड़चने भी आती हैं, जैसे मारपीट, खून खराबा, जेल वगैरह।
ये सब कुछ मिलाकर उनके जिम्मे है जो मुनाफे का 30% पाते हैं। मिसाल के लिए मैं इश्तिहारी मुजरिम हूँ। क्यों? सिर्फ उस व्यापार के लिए। विदेशों से घड़ियाँ आती हैं, सोना आता है, उन्हें ठिकाने लगाता हूँ। अजीब बात है गणपत, ये किस्सा हातिम ताई सुनाने की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं, गोपाली झल्ला कर बोले। हंसा गणपत। अच्छा जाने दो, तो तुमने सागरचंद की पत्नी से वायदा किया है ना कि तुम उसे खोज कर सौंप दोगे। सागरचंद मेरे पास है, आज शाम से पहले ही मैं तुम्हें उसे सौंप दूंगा। सागरचंद के यहाँ रुपए की क्या कमी? उसकी पत्नी के नाम खत लिखो कि वो 1 लाख रुपया खत ले जाने वाले को दे दे। इधर रुपया आएगा और उधर मैं सही सलामत सागरचंद को तुम्हें सौंप दूंगा। तो ये बात है, ब्लैकमेल करने का इरादा है? ब्लैकमेल? बिल्कुल नहीं। सागरचंद हकीकत में बेईमान है। ये आज से 2 महीने पहले की बात है कि बंदरगाह पर पूरे 1 लाख का माल पकड़ा गया। किसी तरह मैं जान बचाकर भाग आया। सागरचंद कहता है कि ये 1 लाख रुपए मुझे भरना होगा। मैं कहता हूँ कि ये नुकसान उसकी पूंजी का है। मेरा रुपया उसने दबा लिया और मजबूरन मुझे उसे अपने कब्जे में करना पड़ा। मेरा जो रुपया उसके पास जमा है उसे जब्त करने का उसे क्या हक था? यकीन रखो, मैं तुमसे सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ, सिर्फ 1 लाख रुपया। कागज़ कलम मंगाऊँ? नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि सागरचंद पर दबाव डालकर तुम्हें रुपए दिलवा दूँ। जमानत? किस बात की? रुपए दिलाने की। मैं रुपया दिलाने का वायदा नहीं, रुपए दिलाने की कोशिश का वायदा करता हूँ। इतना सस्ता सौदा मैं नहीं करूँगा। गोपाली मुस्कुराते हुए उठे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम वायदे के झूठे निकले। तो अब मैं जाऊँ? गणपत भी उठा, बोला, मैं गुंडा हूँ, इश्तिहारी मुजरिम हूँ, सत्यवादी हरिश्चंद्र होने का दावा नहीं करता। वैसे मुझे खुशी होती अगर मैं तुम्हें जाने दे सकता, लेकिन मेरे दोनों अड्डे तुमने आंखों से देख लिए हैं। इसलिए दोस्त, मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। निर्णायक समय आ गया था, परंतु मिट्टी के माधो की भांति खड़े निरंजन और मोघू उन पर झपट पड़े। इससे पूर्व वो ना तो पिस्तौल निकाल सके और न गणपत वाला चाकू ही, चूंकि वो दोनों अचानक ही उन पर टूट पड़े थे। अतः गोपाली संभल ना सके। निरंजन ने उन्हें धक्का दिया, वो गिरे और उनके गिरते ही मोघू उनकी छाती पर सवार हुआ। उधर निरंजन ने चाकू निकालते हुए कहा, तो उस्ताद कर दूं काम तमाम? ना ना, गणपत ने उसे रोका, बस इनकी तलाशी ले लो। गोपाली निहत्थे हो गए। उनकी जेब से चाकू और पिस्तौल निरंजन ने निकाल ली। उठाओ तो बड़े भाई को। गोपाली उठे, किंतु विवश उनके दोनों हाथ पीछे से मोघू ने बांध दिए। गणपत ने फिर पूछा, बोलो, कागज़ कलम मंगाओ? मुझे उम्मीद है कि सागरचंद की पत्नी तुम्हारी बात नहीं टालेगी। गोपाली ने मुंह बिचकाया। तुम्हारे जैसे उठाई गिरे मैंने बहुत देखे हैं गणपत। गणपत हंसा, बड़े आदमी हो भाई, चाहे जो कह लो। तो फिर आओ, तुम्हें सागरचंद से ही मिला दूँ। मोघू, निरंजन, जरा लाओ तो बड़े भाई को साथ। मानो गोपाली कैदी हो। एक ओर से बाँह मोघू ने थामी और दूसरी ओर से निरंजन ने। आगे आगे चलता हुआ गणपत बगीचे के बीच बने हुए कुएं के चबूतरे पर चढ़ गया। वो हुआ जिसके बारे में गोपाली ने सोचा भी न था। जबरन मोघू और निरंजन ने उन्हें कुएं के चबूतरे पर चढ़ाया, मानो कोई सुलह हो गई हो। जब गोपाली कुएं के चबूतरे पर पहुंच गए तो गणपत ने कहा, बड़े भाई के हाथ खोल दो निरंजन। गोपाली के हाथ तुरंत खोल दिए गए। गणपत कह रहा था, अच्छी जगह है ना गोपाली भाई, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। सागरचंद से सलाह करके मेरा 1 लाख रुपया दिलवा दो। मोघू, निरंजन, इन्हें सागरचंद के पास पहुंचा दो। जबरदस्त धोखा हुआ। गोपाली को गणपत का वाक्य समाप्त होने से पहले ही मोघू और निरंजन ने उन्हें पीठ से धकेला। गोपाली संभल न सके और नीचे साक्षात मृत्यु की गोद में गोपाली धड़ाम से कुएं में गिरे। उस क्षण गोपाली के मन में एक ही विचार आया, वारी किस्मत। बड़े बड़े डाकुओं से लुहा लिया, बड़े बड़े चालबाजों को जाल में फंसाया, 100 गांठों में उलझी गुत्थियों को सुलझाया और हजारों तह में छिपे पर्दे हटाए। जैसे सदा विजेता का दूसरा नाम गोपाली था और आज एक साधारण तस्कर गुंडे ने जान ले ही तो ली, परंतु ये उधेड़बुन एक क्षण की ही तो थी। दूसरे क्षण जब वो कुएं के जल में डूबने के पश्चात उभरे तो जाना कि अभी जीवन के क्षण शेष हैं। अपने आप को संतुलित करते हुए गोपाली ने यह देखने की चेष्टा की कि कोई सहारा भी पाया जा सकता है अथवा निरंतर तैरना ही होगा। अचानक ही जल में जा पड़ने के कारण आँख, कान, नाक आदि सभी में पानी भर गया था और सूट भीगकर बोझिल हो गया था। फिर उन्होंने अंधेरे वातावरण में कोई सहारा खोज लेने के लिए जल से संघर्ष करते हुए आंखें खोली। ये क्या? गोपाली चौंके। चौंकने जैसी बात ही थी। उन्होंने देखा कि उनकी आंखों के सम्मुख कुएं के जल के स्तर से कुछ ऊपर बाकायदा एक चौखट चढ़ी है और चौखट के खुले हुए पट हैं जिनसे मध्यम सी रोशनी भी बाहर आ रही है। उसी के दरवाजे पर 2 प्रेत, एक स्त्री और एक पुरुष। गोपाली ने अनुभव किया मानो आसमान से गिरे तो खजूर में आट के। और दरवाजे पर जो दुर्बल सा पुरुष प्रेत था, अब उसकी आवाज़ ही पानी भरे कानों में पड़ी। हिम्मत करके इधर आ जाओ भाई, हम तुम्हें खींच लेंगे। आवाज़ तो इंसान जैसी थी।
चकित से गोपाली उस ओर बढ़े। प्रेत हो चाहे इंसान, उन्होंने अपना हाथ चौखट की ओर बढ़ा दिया। तभी उन दोनों ने उनका हाथ थाम लिया। सहारा पाकर गोपाली उछले और पानी से निकलकर उस चौखट पर जा चढ़े। अंदर अच्छा खासा कमरा था जिसमें लालटेन जली हुई थी, जिसे वो प्रेत समझे थे। जब उसने प्रकाश की ओर मुंह फेरा तो गोपाली के मुख से विस्मय का स्वर निकला। कौन? सागरचंद जौहरी। और वैसा ही स्वर उस बूढ़े व्यक्ति का भी था। मिस्टर गोपाली, तो इसका मतलब यह है कि जौहरी साहब तुम मर के प्रेत बने यहाँ कुएं में अटके हो। नहीं मिस्टर गोपाली, मैं जिंदा हूँ। मुझे गणपत ने यहाँ कैद कर रखा है। जैसे भी हो मुझे छुड़ा लो भाई। ये देवी जी कौन है? कुमुद, मेरी सेक्रेटरी। नमस्ते, वो स्त्री दयनीय स्वर में बोली। और गोपाली थे कि चकित से कभी सागरचंद की ओर देखते थे और कभी कथित कुमुद की ओर। सत्यानाश, तो तुम दोनों ही मरकर प्रेत बन गए हो। और नहीं, सागरचंद चीखा। चीखो मत, प्रत्युत्तर में गोपाली और भी जोर से चीखे। सहम सा गया वो बूढ़ा व्यक्ति। गोपाली ने अपने ढंग से संयत होने की चेष्टा की। पहले उन्होंने आंखें मूंदकर अपना सिर थपथपाया, फिर आंखें खोली। हाथ बढ़ाकर दोनों हाथ से बेचारे जौहरी सागरचंद को झंझोड़ दिया, इतने जोर से कि सागरचंद को खांसी उठाई। अब वो स्त्री की ओर बढ़े। बिना झिझक उन्होंने उस स्त्री को खींचकर अपने अंग से लगा लिया। सागरचंद हैरान था, अलबत्ता फिर खिसियाना सा बोला, कुमुद, ये चमनगढ़ के प्रसिद्ध जासूस गोपाली हैं। जिंदा दिल आदमी हैं और मुसीबत में भी हिम्मत नहीं हारते। बुरा मत मानना। ओह, एक लंबी सांस लेते हुए गोपाली ने कुमुद को और भी कसकर अपने से सटाते हुए कहा, माय डियर सागरचंद की बात बुरी नहीं है कि बुरा मत मानना। दरअसल मैं तो तुम दोनों को प्रेत समझकर इतना डर गया था कि मेरा हार्ट धीरे धीरे फेल होने लगा था। अब जरा शांति मिली है। मेरा नाम गोपाली है। सागरचंद की खोज में यहाँ तक पहुँचा था कि कमबख्त गणपत और उसके आदमियों ने उठाकर कुएं में फेंक दिया। अब जाकर यकीन आया कि तुम दोनों प्रेत नहीं हो। लेकिन ये सब घपला क्या है? संसार की जानकारी के अनुसार तुम मर चुकी हो। तुम्हारी हत्या गणपत ने कर दी है और तुम्हारी लाश को तुम्हारा पति शोभालाल पहचान कर जला चुका है। आखिर ये घोटाला क्या है? मौन कुमुद ने दृष्टि झुका ली। कुमुद को अब भी अपनी बाहों में समेटे गोपाली ने सागरचंद को संबोधित किया, कुछ बोलो ना हजरत, क्या गड़बड़ खाता है? मुझे कुछ नहीं मालूम मिस्टर गोपाली। रात में मैं कुमुद के साथ घर से चला था। एक रेस्तरां में गणपत मिला। उसने कुमुद को भयभीत करते हुए कहा कि पुलिस उसे तलाश कर रही है, अतएव वो अपने वस्त्र बदलकर घर के अतिरिक्त रात किसी होटल में बिताए। मैं भी झांसे में आ गया। कहीं से गणपत दूसरी साड़ी ले आया। जो साड़ी कुमुद पहने थी वो और कुमुद का पर्स खाली कराकर छुपा देने के बहाने अपने साथ ले गया। ज़रूर उसकी ही कोई चालबाजी होगी। हम दोनों भी तो उसी चालबाजी के शिकार हुए। रेस्तरां से निकलकर हम दोनों जिस टैक्सी कार में बैठे उसमें गणपत का आदमी पिस्तौल लिए घुस आया और हम दोनों को यहाँ लाकर कैद कर दिया। कुमुद को मुक्त करके गोपाली सागरचंद की ओर बढ़े। उसने तुम्हें कैद क्यों किया? बदमाश जो ठहरा। और तुम शरीफ हो। लानत है तुम्हारी शराफत पर। क्या ये सच नहीं है कि तुम्हारा और गणपत का साझे में तस्करी का व्यापार था? सुनकर सागरचंद कुछ लज्जित सा हुआ। हाँ मिस्टर गोपाली, दुर्भाग्य से मुझे तस्करी का शौक था और दुर्भाग्य से तुम गणपत के 1 लाख रुपए भी डकार गए। क्यों? नहीं, ये गलत है। जो नुकसान गणपत के हाथों हुआ है वो जबरदस्ती मुझ पर थोप रहा है और अब तो वो कमबख्त कहता है कि रुपया हाथ में आने पर छोड़ूंगा। मैं हुंडी लिखकर देने को तैयार हूँ। कहता हूँ कि पत्र लिखे देता हूँ, मेरे मैनेजर से रुपया मंगवा ले। लेकिन वो तुम पर विश्वास नहीं करता। क्या कभी तुमने उसके साथ विश्वासघात किया है? नहीं तो सच कहते हो? हाँ, अलबत्ता एक बार उसने मुझे पिस्तौल दिखाकर 1 लाख का चेक ज़रूर ले लिया था, परंतु उसे मैंने बैंक में कैश नहीं होने दिया। फिर वो तुम पर किस आधार पर विश्वास करे? सत्यानाश हो तुम्हारा। अपने चक्कर में तुमने मुझे भी चूहेदानी में ला फंसाया। आप बोलिए कुमुद जी, क्या गणपत से आपकी भी कोई लाख डांट है? जी, वो बदमाश मुझे अपनी रखेल बनाकर रखना चाहता है। शोभालाल से आपका क्या रिश्ता है? वो मेरा सिर्फ बिजनेस पार्टनर था। लगता है उसने भी ज़रूर मेरे साथ धोखा किया है। पति से पार्टनर कैसे हो गया? जी, मैं विधवा हूँ। बिजनेस के दिखावे मात्र के लिए शोभालाल मेरा पति है। ये तो सही है ना कि आपके और सागरचंद के बीच स्त्री पुरुष के ताल्लुकात दिखावे के नहीं हैं। लानत है आपकी पैसा परस्ती पर। आप गणपत की रखेल बनकर क्यों नहीं रहती? सागरचंद की अपेक्षा वो जवान है। ऐसा मुंहफट कुमुद ने कोई ना देखा था। सागरचंद भी खिसियाना सा मौन खड़ा था। वास्तव में स्वयं गोपाली को अपने आप पर गुस्सा था। उन्हें इस बात का अफसोस था कि सागरचंद जैसे पतित व्यक्ति के लिए इन्होंने क्यों अपना समय खराब किया। मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए गोपाली ने कहा, गणपत कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी के नाम पत्र लिख कर दूं कि सागरचंद को छुड़ाना है तो 1 लाख रुपए पत्रवाहक को दे दो। क्या राय है तुम्हारी? ज़रूर लिख कर दे दो ताकि इस नरक से तो पीछा छूटे। इस कमरे की हवा बोझिल सी थी।
गोपाली भीगे कपड़ों के कारण कुछ सर्दी सी अनुभव कर रहे थे। वो बढ़े और दरवाजे पर जाकर उन्होंने पुकारा, गणपत। भयभीत सा सागरचंद बढ़ा और उनकी बाँह थाम कर बोला, ईश्वर के लिए पुकारो मत, पुकारना मना है। अगर कैदी शोर मचाता है तो वो कमबख्त पानी में पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं, धुएं से दम घुटने लगता है। सागरचंद के हाथ को झटकते हुए गोपाली बोले, मरने से डर लगता है, लेकिन मरने के काम करने से डर नहीं लगता। खामोश खड़े रहो, नहीं तो उठाकर पानी में फेंक दूंगा। और उन्होंने फिर पुकारना आरंभ किया, गणपत, गणपत, गणपत। कुमुद भयभीत सी मौन खड़ी थी, पाषाण प्रतिमा के समान। सागरचंद की आशंका निर्मूल सिद्ध हुई। गणपत और उसके साथियों ने कुएं के पानी में पेट्रोल डालकर आग नहीं लगाई। इसके विपरीत गणपत, निरंजन और मोघू तीनों ऊपर से कुएं में झांके। नीचे से गोपाली ने पुकारा, भाई गणपत, बहुत मजाक हो गया, हम लोगों को निकालो, तुम्हारा 1 लाख रुपया मंगाए देते हैं। ऊपर से गणपत पुकार कर बोला, ठहरो, मैं आता हूँ। हद हो गई, यहाँ आकर तुम्हें क्या बिल खोदना है? अरे भाई, हम लोगों को ऊपर खींचने का इंतजाम करो ना। परंतु गोपाली की बात गणपत ने अनसुनी कर दी। कुछ क्षण के बाद कुएं में रस्सी की बनी सीढ़ी लटका दी गई। पहले उतरा मोघू, जैसे किसी बड़े सरकारी अधिकारी का अंगरक्षक आया हो। सीढ़ी उतरते समय उसके मुंह में चाकू था। सीढ़ी से उतरकर उसने चाकू हाथ में ले लिया और खुला हुआ चाकू लेकर दरवाजे पर ही रुक गया। उसकी प्रतिहिंसापूर्ण आंखों की और खुले हुए चाकू की अवहेलना कर गोपाली दरवाजे पर ही खड़े रहे। और दूसरी बार जब निरंजन हाथ में पिस्तौल लिए उतरा तो उन्होंने उसे ऐसे हाथ थाम कर सहारा दिया जैसे उनके ही साथियों में से एक हो। अंत में उतरा गणपत। उसे मात्र एक हाथ के सहारे से ही उतरना पड़ा। सचमुच साहसी व्यक्ति था। हाथ के घायल होने पर भी उसमें बला का मनोबल था। पिस्तौल और खुले चाकू के बीच गोपाली ने गणपत को सहारा देकर उतारते हुए कहा, तुम भी यार अजब फितरती आदमी हो। लिया और यारों का दनाक से कुएं में फेंक दिया। जानते हो, अगर कहीं मैं मर जाता तो 1 नहीं 2 बीवियां विधवा हो जाती। क्या समझे, घर में रजिस्टर्ड विधवा आश्रम खुल जाता। परंतु अब गणपत ने 2 टूक बात पूछी, क्या फैसला किया है तुमने? फैसला? हाँ, फैसला कर ही तो लिया है। मिसेस सागरचंद मेरी कहीं बात टाल नहीं सकती। इधर मेरा खत लेकर आदमी पहुंचा और उधर तुम्हारा 1 लाख रुपया आया। लेकिन कागज कलम वगैरह मंगा देता हूँ, तो मंगाओ ना जल्दी से। गणपत ने मोघू को संकेत किया। उसने फिर असुर की भांति चाकू मुंह में दबाया और रस्सी से बनी सीढ़ी चढ़ गया। अच्छा यार गणपत, जरा ये घोटाला तो समझाओ भाई। वहाँ इंस्पेक्टर रांगनेकर तुम्हारी जान को रो रहा है। ट्रेन में कुमुद की लाश बरामद हो चुकी है। उस लाश को शोभालाल पहचान चुका है और ये औरत कहती है कि कुमुद मैं हूँ। तुम्हें इस बात से मतलब नहीं है, रोके स्वर में गणपत बोला। हाँ हाँ, माना कि ये स्त्री मेरी भाभी नहीं लगती है जो मैं इससे कोई मतलब रखूं। लेकिन भाई मेरे, अभी कुछ देर बाद तुम्हारा 1 लाख रुपया आ जाएगा और फिर मेरे साथ इन दोनों की छुट्टी तुम्हें करनी पड़ेगी। ऐसी हालत में बेचारी कुमुद तो भूत, मेरा मतलब है पास पड़ोस में भूतनी समझी जाएगी। वही रूखा स्वर, वही कड़तल जवाब। 1 लाख रुपया पाने के बाद मैं तुम्हें और सागरचंद को छोड़ दूंगा, कुमुद नहीं छोड़ी जाएगी। क्या मतलब? गोपाली ने चौंकने का उपक्रम किया। यानी कि ये औरत बेचारी यहीं कुएं में मेंढकी बनकर रहेगी? नहीं भाई, ये बात बिल्कुल नहीं जची। भला ये भी कोई बात हुई? तुम्हें इतना पत्थर दिल नहीं होना चाहिए यार। मुझे पत्थर दिल बनाया है इन्हीं दोनों ने। कुमुद मेरी ना होकर भी मेरे पास सागरचंद की जमानत बनकर रहेगी। जब भी सागरचंद मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, यही कुमुद जो इसके पैसे की वजह से इसकी पवित्रता बनी हुई है, उन भले कहे जाने वाले आदमियों में जाकर इसकी पोल खोलेगी। लोग मुझे बुरा समझते हैं मिस्टर गोपाली, लेकिन ये बूढ़ा इंसान नहीं, नाग है। और सागरचंद वो लालटेन के पीछे और मध्यम प्रकाश में दीवार के सहारे खड़ा सचमुच प्रेत जैसा प्रतीत हो रहा था। उससे अलग खड़ी कुमुद गंभीर और भयभीत शौक की मूर्ति बनी खड़ी थी। लेकिन तुम्हारा कुमुद ने क्या बिगाड़ा है? इस बात को समाप्त करो। कुमुद औरत नहीं, राक्षसी है। इसी ने सागरचंद को मेरा 1 लाख रुपया हड़प जाने की सलाह दी थी। और चेतावनी तुम भी सुन लो। 1 लाख रुपया पाने के बाद अब तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन कह देता हूँ कि मेरी नज़रें तुम पर ही रहेंगी। अगर तुमने मेरे आदमियों के बारे में, मेरे ठिकानों के बारे में एक शब्द भी मुंह से निकाला तो कोई ताकत तुम्हारी बीवियों को रांड होने से नहीं रोक सकेगी। गोपाली हंसे। रौब हमें ना दो भाई, हम तुम्हें अपना यार मानते हैं। लाठी और भैंस का याराना हमेशा होता आया है। उत्तर देते समय गणपत भी गोपाली पर एक उपेक्षा की मुस्कान फेंकता हुआ बढ़ा और ठीक कुमुद के सामने जा पहुंचा। क्यों, आया नहीं दिमाग ठिकाने? वो कुमुद को संबोधित करके बोला। उत्तर में कुमुद ने गणपत की ओर से मुंह फेर लिया। तड़ाक! तैश में आकर गणपत ने जोर से कुमुद के मुंह पर तमाचा मारा। सहन शक्ति कुमुद में भी कुछ कम नहीं थी। वो ना रोई चिल्लाई और तो और उसने मुंह छिपाने की भी चेष्टा नहीं की, अलबत्ता आंखें कसकर मूंद ली।
गणपत बोला। तो शायद मेरी सूरत भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब इसी सूरत के साथ जिंदगी गुजारनी है मेरी जान। आंखें खोलो नहीं तो दूसरा तमाचा आंख खोल देगा। कुमुद ने आंखें खोली। तो मैं भी मर चुकी हूँ, हंसा गणपत। हाँ, मैंने तुम्हें मार देना ही ठीक समझा। वक्त ही ऐसा था कि एक तीर से दो शिकार हो गए। मुझे तुम मारी क्यों नहीं देते? तिल मिलाती सी कुमुद बोली। शायद कभी ऐसा भी करना पड़े। जब पानी सिर से गुजर जाएगा तो ऐसा भी करूँगा। फिलहाल तो तुम्हें कहीं दूर ले जाकर प्यार करना चाहता हूँ। यकीन रखो, मेरे साथ तुम इस बूढ़े करोड़पति से अधिक सुखी रहोगी। और जब गणपत कुमुद से बातों में उलझ गया था, जबकि निरंजन निश्चिंत हो गया था कि अब कोई उलझन जैसा मामला नहीं है, तभी एकदम से गोपाली निरंजन पर टूट पड़े। यूं शारीरिक शक्ति में निरंजन कमजोर नहीं था, परंतु जो कुछ हुआ वो अचानक ही तो हुआ। पहले ही झपाटे में गोपाली ने उसे पिस्तौल झपटकर उसे जो धकेला तो वो सागरचंद के पांव में जाकर पड़ा। गणपत और उसके साथी आखिर धोखा खाए गए। हारी हुई बाजी को जीतने के लिए ही तो गोपाली ने यह ढोंग रचा था। जैसे ही निरंजन गिरा, धनाक से गोपाली ने पिस्तौल दाग दी। अलबत्ता जानबूझकर यह फायर उन्होंने बिना निशाने का किया था। खबरदार, उन्होंने चेतावनी दी। गणपत, चुपचाप हाथ उठाकर एक और खड़े हो जाओ, बहुत शेखी बगार चुके। तुम भी निरंजन, उधर गणपत के साथ जाकर दीवार के सहारे खड़े रहो। सन रह गया गणपत। पराजित सैनिक की भांति निरंजन ने आज्ञा का पालन किया। गोपाली पीछे हटते हुए दरवाजे के छोर तक आ गए। कुमुद, सागरचंद, इधर आ जाओ मेरे पास। वैसा ही हुआ। पिस्तौल की नली के सामने अब केवल निरंजन और गणपत ही रह गए। और गोपाली ने अब दृष्टि उठाकर देखा, मोगू ने सीढ़ियां उतरनी आरंभ कर दी थी। ये परीक्षा थी गोपाली के कौशल की। उनकी दृष्टि चूकते ही निरंजन उनकी ओर झपटा, परंतु उसी क्षण फिर फायर हुआ। निरंजन के पांव के गट्टे में गोली लगी। गोपाली कुछ निश्चिंत हुए। मोगू मस्ती में उतर रहा था। 2 फायरों की आवाज उसने अवश्य सुनी थी, परंतु उसका ख्याल था कि गोली निरंजन ने चलाई होगी। गोपाली बिल्कुल दरवाजे से सट गए। जैसे ही अंतिम सीढ़ी पर एक पांव रखकर दूसरा पांव मोगू ने चौखट की ओर बढ़ाया, कनखियों से उसकी ओर देखते हुए गोपाली ने उसका हाथ थामकर जो झटका दिया तो वह धम से पानी में गिरा। अब बाजी गोपाली के हाथ थी। पानी में छटपटाते मोगू को, दर्द से बिलबिलाते निरंजन को और स्तब्ध खड़े गणपत को फिर उन्होंने चेतावनी दी, जो भी सिर उठाएगा सिर तोड़ दूंगा। फिर उन्होंने कुमुद और सागरचंद से कहा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आराम से, इत्मीनान से सीढ़ी पकड़ो और ऊपर पहुंचो। कुएं के कैदी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनका मुक्ति क्षण आ गया है। तो दोस्तों, ये था लाश का रहस्य नॉवल का तीसरा पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।